मॉर्निंग ऑल। अब हम लोग आधिकारिक तौर से जो है क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। इस क्लास की शुरुआत में जिस बिंदु पर मैं पहली चर्चा करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए हमारे पर्सनालिटी को एक सिविल सर्वेंट के तौर पर होना चाहिए, जिसमें ना सिर्फ हमें तमाम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक मुद्दों की बेहतर समझ होनी चाहिए, बल्कि उस मुद्दों के साथ ही हमारे अंदर यह भी होना चाहिए कि हम उसको किस तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं। अभिव्यक्ति हमारी दोनों ही प्रकार से होनी चाहिए, लेखन शैली में भी होनी चाहिए और अभिव्यक्ति हमारी जो है वह वाक् संप्रेषण में भी होनी चाहिए, यानी कि हमें जो है उसको अभिभाषण शैली में भी आना चाहिए। इसके लिए आईएएस मार्गदर्शक जो है लगातार प्रयास करता रहा है। अगर आप तमाम कोचिंग इंडस्ट्री में उठा करके देखेंगे तो आईएएस मार्गदर्शक हमेशा से एक पायनियर इंस्टीट्यूट रहा है। और इस संदर्भ में जो है आईएएस मार्गदर्शक ने पहले भी बच्चों के बीच में जो है डिबेट कॉम्पिटिशन्स बहुत करवाए हैं। हालाँकि लखनऊ में तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इसको लेकर के काम करते हुए नज़र आ रहे हैं अब। धीरे-धीरे दिल्ली वगैरह तमाम जगहों पर भी लोग इसकी जो है कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कि एनसीईआरटी के ज़रिए सिविल सर्विसेज़ की तैयारी पर सबसे पहले ज़ोर आईएएस मार्गदर्शक ने ही दिया था। आज तमाम कोचिंग इंडस्ट्री में ऐसे बड़े-बड़े संस्थान हैं जो कि अब एनसीईआरटी के लिए सेपरेट बैचेस चला रहे हैं। हालाँकि अभी भी वो ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के नाम पर ल्यूसेंट ही चला रहे हैं। हम वापस अपने मुद्दे पर आते हैं कि किसान आंदोलन को लेकर के मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की एक स्पष्ट राय होनी चाहिए और आप लोगों को जो है संडे को जो है एक अवसर दिया जाएगा कि जब दिन में जो है 12 बजे, यानी कि दोपहर का जो 12 बजता है, यानी कि आप लोग तमाम अपने कामों से जो है मुक्त रहें, तो 12 बजे से जो है आप लोग इस डिबेट में जो है शामिल होइए। तो ये आप लोग से पूरी अपेक्षा रहेगी, आप लोग तैयार करिए और ये आप लोगों को बोलने के लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा। उस 3 मिनट में आपको ना सिर्फ़ जो है अपनी भूमिका बाँधनी है, बल्कि अपनी जो है बात का विस्तार भी करना है और अंत में जो है उसको निष्कर्ष भी देना है और आपको इसमें जो है अपना मंतव्य भी, अपना मत भी प्रकट करना होगा, चाहे तो आप इसके समर्थन में बोलेंगे या फिर आप इसके विरोध में बोलेंगे। ये बिल्कुल क्लियर रहे आप लोगों को और उसमें तमाम आंकड़ों के साथ नीतियों का उल्लेख करते हुए ही आपको बोलना है और इसके लिए आप लोगों को अधिकतम 3 मिनट का ही समय दिया जाएगा। तो आप सभी लोग अपने-अपने स्पीच तैयार रखिएगा, खूब अच्छे से आप लोग इस पर जो है तैयार होकर के बात करिएगा। नंबर 1 ये हो गया है। नंबर 2 जो है आप लोग से चर्चा ये भी करनी थी कि मेरा एक अन्य चैनल भी जो है व्यावहारिक ज्योतिष के नाम से है, जिसमें ज्योतिष शास्त्र का प्रयोग व्यावहारिक जीवन में कैसे करेंगे, किसी के हाथ को देख कर के जो है आप उसके व्यक्तित्व का आकलन कैसे कर सकते हैं, किसी की शक्ल को देख कर के कैसे कर सकते हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जब कई बार जो है ये मैं आप लोगों के मन के रीड करता हूँ, आपके मन की बातों को बताता हूँ, तो मैं इन सब चीज़ों का प्रयोग करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अब जो है, यह अगली जनरेशन को भी पास कर दिया जाए। तो ये उसके लिए प्रयास हैं। लिंक आप लोगों के पास पहले ही भेज चुका हूँ, आप लोग उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सीखते रहिएगा। इसी तरह से जो है कुछ और चैनल भी जो है मैं बनाने के मूड में हूँ। जिसमें कि एक चैनल जो है धर्म और दर्शन के मध्य का बहस जो है वो मैं लेकर के आऊँगा आप लोग के बीच में। कैरियर काउंसलिंग आज के तारीख में बहुत बड़ी समस्या है, तो एक चैनल उसमें भी रहेगा जिसमें मेरे जो है जर्मनी से मेरे फ्रेंड हैं, वो जो है साथ में होंगे, तो हम दोनों लोग मिल कर के उसको जो है आगे बढ़ाएँगे। तो ब आने वाले समय में बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखेंगे। मुझे लगता है कि सिर्फ़ टीचिंग के दायरे तक ही मैं सीमित ना रह जाऊँ। ख़ैर इन सारी बातों के अलावा अब हम आज के जो है विषय पर आते हैं। ये भारतीय इतिहास की क्लास है, प्राचीन भारतीय इतिहास पर हम चर्चा कर रहे हैं और प्राचीन भारतीय इतिहास में भी अगर आप बात करेंगे तो हम इसमें वर्ण व्यवस्था पर बात कर रहे हैं। वर्ण व्यवस्था पर बात करते समय मैंने आप लोग को पहले ये बताया था कि वर्ण शब्द का क्या अर्थ संभव है। इसका जो है पहला वीडियो मैंने जो है अपने यूट्यूब चैनल आईएएस मार्गदर्शक पर डाल रखा है और अगर आप इस समय मुझे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और अब तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे लाल रंग की जो बटन होगी उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन में भी जा करके ऑल नोटिफ़िकेशन को आप ज़रूर दबा दीजिए। बहुत शानदार कोर्सेज़ आप लोगों के लिए मौजूद रहते हैं और सबसे बढ़िया बात है कि आपका चयन नहीं करना
है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप जो है तमाम हमारे स्टूडेंट्स की तरह आप जो है हमारे कोर्सेज़ को जॉइन करना चाहते हैं, आप लाइव हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी आंसर राइटिंग को हम चेक करें, आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी को हम अच्छे से ग्रो करें, एक आईएएस अधिकारी बनने के लिए आपके जो गुण होते हैं, उन गुणों का सर्वाधिक विकास हम करके दें आपको। हम आपके जो है छोटी से छोटी जो है बाधाओं को भी दूर करके आपको आईएएस बनने में पूरी तरह से मदद करें। तो आप जो है हमारे जो है पेड कोर्सेज़ में भी आ सकते हैं, लेकिन इस समय पेड कोर्सेज़ के मुकाबले आपको आईएएस सुपर 30 जल्दी इसका फॉर्म लॉन्च किया जाएगा, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। तो ये तमाम जो है चीज़ें हैं, आईएएस सुपर 30 किस तरह से काम करेगा, इसके लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको दी जाएँगी। आइए, वर्ण व्यवस्था पर जब हम चर्चा कर रहे थे, तो वर्ण व्यवस्था में ये बताया था कि वर्ण शब्द का अर्थ क्या है। पहला वीडियो जो है आईएएस मार्गदर्शक चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे ज़रूर देखिए अगर अब तक आपने उसको नहीं देखा है या बीच में आपका छूट गया है। वर्ण शब्द का 2 अर्थ संभव है, एक अर्थ जो है वर्ण शब्द का ये था कि रंग क्या है, और ये अगर आप देखिए तो ऋग्वेद में उठा करके देखिए तो प्रारंभिक जो सूत्र हैं उनमें ये जो है बताया गया है कि आर्य जो होते हैं वे श्वेत होते हैं, अनार्य जो होते हैं वो श्याम होते हैं, यानी कि सफेद और काला, यानी कि गोरा और काला का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहाँ पड़ा रहा। लेकिन मुझे ये लगता है, मैं पहले भी आप लोग से चर्चा में ये बात कर चुका हूँ कि इसका कहीं ज़्यादा असर जो है वह रंग से ज़्यादा उस प्रतीकात्मक अर्थ में है कि जब सांख्य दर्शन की हम मदद लेते हैं, तो सांख्य दर्शन में ये बताया गया है कि हमारे जो व्यक्तित्व है का निर्माण है, वह 3 गुणों से होता है। हालाँकि सांख्य दर्शन सिर्फ़ इन्हीं जो है व्यक्तित्व के बारे में नहीं, समस्त दुनिया का निर्माण ही कहता है कि 3 गुणों से होता है, वह सत गुण, रज गुण और तम गुण। मोटे तौर पर अगर हम इसको कैटेगराइज़ कर दें, तो अच्छा गुण और बुरा गुण के रूप में हम ले सकते हैं। आप लोग कागज़ कलम तैयार रखिएगा, अभी आप लोग को लिखने की बारी आएगी, मैं भी बोर्ड पर काफ़ी कुछ का प्रयास करूँगा। तो अच्छा गुण और बुरा गुण के रूप में होता है, तो जो अच्छे गुण होते हैं उनको श्वेत रंग से, और जो बुरे गुण होते हैं उनको हम श्याम यानी कि काले रंग से प्रदर्शित करते हैं। हालाँकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की तरफ मत चले जाइएगा, क्योंकि उनका जो वर्ण है वो बिल्कुल करिया नहीं है। ये बाद में जो धीरे-धीरे कॉन्सेप्ट आने लगे, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैया काला, वो काला नहीं थे, है ना? और वहाँ के अर्थ बिल्कुल भिन्न हैं, वो योग प्रक्रिया में जाना पड़ेगा। पर मोटे तौर पर यही दर्शाने की कोशिश किया गया था कि जो अच्छी वृत्तियाँ हैं वो श्वेत वर्ण में जाएँगी, जो बुरी वृत्तियाँ हैं, जो बुरी प्रवृत्तियाँ हैं, वह काले रंग की तरफ। लेकिन इसके साथ ही धीरे-धीरे कहीं न कहीं ये भी स्थापित होने लगा था कि जो अच्छी गुण होंगे, वे गुण को जो है हम एक तरफ करेंगे, बुरे गुणों को एक तरफ करेंगे, और फिर इन्हीं को लेकर के वर्ण धर्म निर्धारित किया गया। मैं एक बात बहुत स्पष्ट तौर से कहूँ कि धर्म शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? अगर मैं ये कहूँ कि धर्म शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है, तो धर्म शब्द का वास्तविक अर्थ है धरति धारयति इति धर्मम। धर्म लक्षण है, धर्म कर्तव्य है। ये जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं, ये जिसको हम मुसलमान धर्म कहते हैं, ये जिसको हम सिख धर्म कहते हैं, ये जिसको हम ईसाई धर्म कहते हैं, ये सारे धर्म वस्तुतः धर्म न हो करके धर्म के नाम पर पाखंड हैं। ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है? धर्म लक्षण है, धर्म कर्तव्य है। हमारे शास्त्रों में कई बार लोगों ने कहा कि आपको अपने धर्म का पालन करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि तुम अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। तो धर्म क्या है? धर्म कर्तव्य है ना? धर्म क्या है? धर्म कर्तव्य है। तो कर्तव्य पालन की श्रेष्ठ भावना से भरा हुआ होना चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति का भिन्न भिन्न कर्तव्य क्या है, वह बहुत महत्वपूर्ण है।
तो अगर प्रत्येक व्यक्ति का हम भिन्न भिन्न धर्म उठा करके देखते हैं, तो आपका क्या धर्म है? जैसे कि बाल से जूं निकालना, फिर उसको मुंह में रख करके खा जाना, ये किसका धर्म है? बंदर का, बानर का। हालांकि कुछ मनुष्यों में भी ये प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, तो इसका उनको त्याग कर देना चाहिए, वो भी क्लास के दौरान आपको ये हरकत नहीं चाहिए कि आप जो है बाल से जूं निकालिए फिर उसको मुंह निकाल करके खा जाइए। ठीक है, आपके पूर्वज बंदर थे, आप बंदर नहीं। ऐसे दिल पर हाथ रख करके बोलिए, है ना, तो ये आप बंदर नहीं और नहीं और नहीं। तो धीरे धीरे आपको ये विश्वास होने लगेगा कि आप बंदर नहीं हैं, और आपकी जो ये प्रवृत्ति है, ये आप चलती क्लास में जो है बाल से जूं निकाल करके मुंह में खा जाइए, ये धीरे धीरे आपकी बंद हो, है ना। दाल में जीरा वगैरह डालना हो तो भी आप जो है प्रवृत्ति का प्रयोग कर सकते हैं, अच्छी बात है। फिर आते हैं वापस। तो शुरुआती दौर में जब ऋग्वेद ने बताया, तो वह इन धर्मों के आधार पर बताया, और वर्ण व्यवस्था जब तक बनी रही तब तक कहीं न कहीं धर्म पालन अथवा कर्तव्य पालन की श्रेष्ठ भावना से लोगों को प्रेरित करने की बात कही। अगर आप उठा करके देखिए तमाम शास्त्रों में, तमाम जगहों पर, तो ये चर्चा आपकी कहीं न कहीं आपको मिलती रहेगी। बाद में गांधी, गोलवलकर, और चाहे वो राणा डे हों, चाहे फिर वह जो है सुभाष चंद्र बोस रहे हों, या फिर जो मतलब कि तमाम राजा राम मोहन राय वगैरह, उन सभी लोगों ने इस वर्ण व्यवस्था पर काफी जोर डाला। लेकिन इस वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस पर जब चर्चा करते हैं, तो जो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आता है उसमें कहीं न कहीं यही चीज बताई जाती है कि यह स्वयं ईश्वर ने बनाई है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मम सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कि चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए। इस बात पर जो है ध्यान दीजिएगा कि चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए हैं, गुण और कर्म के आधार पर ही इनका विभाग या इनका विभाजन होना चाहिए। सही बात है ना, कि चारों वर्ण मेरे द्वारा, चातुर्वर्ण्यम, चारों वर्ण, मम सृष्टम, मैंने सृष्टि की है, चारों वर्णों की मैंने सृष्टि की, मम सृष्टम, मैंने रचना की है, गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के आधार पर ही इनके विभाग अथवा विभाजन किए जाने चाहिए। अब रश्मि सिंह यह मंतव्य पाल लें कि आहा मैं ठाकुर भव, तो नहीं, आप ठाकुर नहीं है। सिंह लगा लेने से या सिंह वाले सरनेम वाले घर में पैदा हो जाने से आप क्षत्रिय नहीं, है ना। सपना शुक्ला ब्राह्मण है? बिल्कुल नहीं, वो ब्राह्मण नहीं है। संदीप चौहान, पता नहीं मतलब जिस तरफ भी आते हो, ओबीसी ना बेटा, ये ओबीसी मतलब ओबीसी वर्ग है, वर्ण, जाति और वर्ग है। सबसे पहले वर्ण आया, वर्ण के बाद जाति आई, जाति के बाद वर्ग आया। वर्ग व्यवस्था केवल और केवल आरक्षण देने के लिए की गई है। अब ये देखना पड़ेगा कि आपका गुणधर्म क्या है। सुबह 8 बजे सो करके उठिए, टेबल पर पढ़ने बैठ जाइए, पाल में से जूं खोज करके मार करके खाइए, और कहिए कि आप विद्यार्थी हैं। तो आप विद्यार्थी, ठीक है, आपके अंदर बानर तत्व मौजूद है। तो ये वर्ण व्यवस्था का दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है। इसी को ऋग्वेद के 10वें सूक्त में, 10वें सूक्त नहीं, 10वें मंडल में, जहां पर कि पुरुष सूक्त मिलता है, वहां पर जो है ये बताया गया है
कि एक विराट पुरुष है। उस विराट पुरुष को जो है बाद में विष्णु भगवान से जो है जोड़ा गया, तो कहे विराट पुरुष है। उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुआ है। लेकिन केवल यही नहीं बताया गया है, उस विराट पुरुष के, मैं आप लोगों को जो है वो श्लोक अगर बताऊं तो आप लोग थोड़ा ध्यान दे करके सुनिएगा, तो बहुत कुछ गंदा गंदा जो कॉन्सेप्ट जो है आजकल के लोग बता देते हैं, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। देखिए, ये इतना याद तो नहीं रहता है, याद रहना चाहिए। तो लिखा है कि ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत, ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत, यानी कि मुख में ब्राह्मण, बाहु राजन्य कृत, यानी कि बाहु से राजा क्षत्रिय शब्द के लिए प्रयोग हुआ है, तो बाहु राजन्य कृत। उरु तदस्य यद वैश्य, यानी कि जांघों से, उरु प्रदेश यानी कि जांघों से वैश्य, और पदभ्याम शूद्रो अजायत। हाँ सर ये तो पढ़ा दिए थे ना आप नेक्स्ट अरे पे। सुनो तो, ठीक है। और पैरों से जो है शूद्र उत्पन्न हुए। लेकिन इसी विराट पुरुष की जो परिकल्पना है, वहीं पर आगे और सुनिएगा, कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जाता है, कि इस विराट पुरुष के मन से चंद्रमा उत्पन्न होता है। चक्षो सूर्यो अजायता है, कि आंखों से सूर्य उत्पन्न होता है। मुखादिंद्राश्चाग्निश्च, मुख से अग्नि उत्पन्न होती है। अब जब आप जो है श्रीमद् भागवत गीता में या कहीं पर विराट पुरुष की फोटो देखते हैं, तो उसके मुख से आपको जो है आग निकलते हुए दिखाई जाती है। ठीक है। वैसे अगर इस देश में राजनेता और मीडिया के एंकरों को देख लें, तो इनके भी मुख से दिन रात आग ही निकलती है। एक प्रत्यक्ष आग जो है इनके मुंह से निकलती है, एक आग इनके कहीं और से भी निकलती है। ठीक है। नाभ्याम आसीदंतरिक्षम, नाभि में अंतरिक्ष है। शिश्रो द्योः समवर्तता, और शीर्ष से यानी यहां से जो आकाश है। तो इस तरह से अगर देखेंगे आप, तो और भी बहुत लंबा चौड़ा, मैं पूरे पे नहीं जा रहा हूं। तो इसका मतलब कि जिस विराट पुरुष के जरिए कहा जाता है कि मुख से ब्राह्मण, बाहु जो है वह क्षत्रियों के लिए, पद जो जांघें हैं उससे वैश्य, और पैरों से जो है शूद्र निकले हैं, तो यह संकेतात्मक है। और वह विराट पुरुष कहते हैं कि 3 पैरों वाला है, और पूरी दुनिया में सभी लोकों में व्याप्त होने के बावजूद भी 3 अंगुल वह और भी बड़ा है। वह ऐसा विराट पुरुष। बाद में जब महाभारत में आते हैं, तो महाभारत में भी यही बात कही गई है। लेकिन महाभारत में तब यह कहा जाता है कि ब्रह्मा से ये सभी लोग उत्पन्न हुए हैं। बाद में विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण आदि में पुनः आकर के इस विराट पुरुष को विष्णु के साथ ही जो है, भगवान विष्णु के साथ ही जोड़ा गया है। लेकिन क्या ये जो परिकल्पना प्रस्तुत की जा रही है दैवीय उत्पत्ति का, यह हर हाल में हर तरह से मान्य है, या इसमें कुछ इफ एंड बट की संभावना है? आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। तो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को अगर हम सामने रखें, तो इसकी कुछ आलोचना जो है लोग करते हैं। हम उन आलोचनाओं पर ही जाएंगे। ठीक है। मैं बोर्ड जरा शुरू कर दूं, ताकि आप लोगों को जो मैं लिखूं वो दिखाई दे। तो कागज कलम तैयार कर लीजिए, आप लोग अपने अपने हथियार साध लीजिए। आज हम कुछ कमाल करेंगे।
ठीक है, तो कागज कलम तैयार हैं आप लोगों के? चलिए, ये बोर्ड अब आप लोगों को दिखेगा। यस सर। बोर्ड दिख रहा है? आइए, जी सर। अब ये कहते हैं कि यह जो हमने अभी तक जो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई, आज हमारी चर्चा का विषय क्या है? वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति। और वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति में हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा? वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति में हम लोगों ने दैवीय सिद्धांत, यानी कि यह वर्ण जो है यह स्वयं देवता से उत्पन्न। वर्ण ईश्वर की रचना। लिखिए, लेकिन आधुनिक परिप्रेक्ष्य में परंतु आधुनिक परिप्रेक्ष्य में दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को तर्कसंगत नहीं माना जाता है। तर्कसंगत नहीं माना जाता। तर्कसंगत क्यों नहीं मान रहे हैं? यहां पर एक दिक्कत है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इसको तर्कसंगत नहीं मान रहे हैं, लोगों को दिक्कत लग रही है, क्योंकि आधुनिक जो हमारा समाज है वह क्या करता है? हर एक चीज को विशुद्ध तर्क बुद्धि के जरिए जानने का प्रयास करता है, लेकिन प्रत्येक चीज तर्क बुद्धि के जरिए नहीं जानी जा सकती है। जो कोई भी बहुत तार्किक होने का प्रयास करता है, उससे पूछे तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, कुछ तो नाम बताएगा ही है। मान साहब, फ्री में पढ़ती हैं आप टोपा ओपा लगा करके, तो तर्क संगतता आपको दिखाई देती है। यह तर्क संगतता जो पिताजी का नाम बताने में है, वह कहां से आपको पता चला? आपने डीएनए टेस्ट कराया? नहीं। जो परंपरागत तौर पर आपके घर परिवार में सबने बता दिया और उनका जो प्रेम है उस पर आपने विश्वास किया, है ना। वरना जो है करीबन करीबन 7 अरब की आबादी अपने जो है डीएनए टेस्ट नहीं करवाती। करवा ले तो पता नहीं कौन कौन से रहस्य लोगों के खुल जाए। तो सारे जो है तर्क बुद्धि पर ही जो है नहीं होने चाहिए, कुछ तर्क बुद्धि के बजाय विश्वास पर ही होने चाहिए। लेकिन जब आधुनिक विचार शैली आती तो यह मान लेती है कि तर्क बुद्धि ही माई बाप होती। इसमें कितना सही है कितना गलत है ये बात हम रहने दें, लेकिन अभी जो हम वर्ण व्यवस्था के उत्पत्ति पर बात कर रहे हैं इसमें माना गया है। अब हम यही कहें कि प्राचीन ग्रंथों के अनुशीलन से अब यहां पर आया गुण और कर्म सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत कौन सा है? गुण और कर्म सिद्धांत। यहां पर लिखेगा कि प्राचीन ग्रंथों का यदि अवलोकन किया जाए प्राचीन ग्रंथों का यदि अवलोकन किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में
गुण और कर्म कहीं अधिक प्रभावशाली हैं। कर्म वस्तुतः इस व्यवस्था का प्रधान तत्व है। कर्म वस्तुतः इस व्यवस्था का प्रधान तत्व है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि चातुर्वर्ण्यम मम सृष्टम गुण कर्म विभागशः। कि चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए हैं, गुण और कर्म के आधार पर ही इनमें भेद किया जाना है। भेद किया जाना चाहिए। गुण 3 प्रकार के। गुण कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। सत्गुण, रजगुण और तम गुण। सत्गुण ज्ञान प्रधान है, रजगुण आसक्ति प्रधान है और तम गुण कैसा है? तो इसको हम कैसे बताएं? अज्ञान प्रधान है। ठीक है। अब अगर हम देखें तो जो ब्राह्मण है वह मूलतः कैसा होना चाहिए? सतगुणी होना चाहिए, यानी ज्ञान वाला होना चाहिए। अब अगर क्षत्रिय है तो क्षत्रिय को कैसा होना चाहिए? क्षत्रिय को रजगुण प्रधान होना चाहिए, आसक्ति युक्त होना चाहिए। क्यों आसक्ति युक्त होना चाहिए? क्योंकि क्षत्रिय का कर्तव्य ही है कि वह धर्म का पालन करे, राष्ट्र की, राज्य की, लोगों की रक्षा करे। तो जब तक राष्ट्र और राज्य की सीमाओं के प्रति उसके अंदर आसक्ति नहीं होगी तब तक वह उनके पालन के लिए स्वतः प्रेरित नहीं होगा। तुलसीदास लिख देंगे, ब्राह्मण है तुलसीदास लिखेंगे, कोऊ होवे नृप हमें का हानि। उन्हें वह आसक्ति नहीं है, लेकिन राजा होने के लिए, उस राजपति के लिए, उस राष्ट्र की सीमाओं के लिए उनके मन में मोह होना चाहिए, आसक्ति होनी। तो ये क्षत्रिय आसक्ति से संचालित है। जो वैश्य है, वैश्य रज और तम इन तीनों से चलेगा, यानी कि उसके अंदर आसक्ति हो,
लेकिन साथ में अज्ञानी भी हो, यानी कि खाली धर धर करके पैसा बटोरे, यो काम कर ले, वो काम कर ले, 1 लाख रुपया महीना आ रहा, 2 लाख रुपया महीना चाहिए, जितना आवे उतना छाती पीट पीट करके हाय भगवान, रोज लक्ष्मी जी को जो है दिया जलावे, हे माई हमार तिजोरी भरती रहो, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता रहे, नहीं है पैसा, हाय 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 हाय। ज्ञान और भक्ति की उसे आवश्यकता नहीं है, तो उसके अंदर आसक्ति है, लेकिन आसक्ति के साथ साथ अज्ञान भी है। आजकल बहुत सारे वैश्य सम्मेलन होते हैं, मुझे भी लोग शामिल कर देते हैं, जबकि हमारा तो वैश्यगिरी से कोई लेना देना नहीं है, तो हमको भी लोग शामिल किए पड़े। अरे ठीक है भैया, चलो तुम्हारा मन है। हमको ब्राह्मण वाले भी शामिल कर लेते हैं, हमको सब बिरादरिया वाले शामिल कर लेते हैं। हम तो शुद्ध जो दलित चिंतक हैं, हम उनसे कहते हैं हमको भी शामिल कर लो, हम भी जो है करना है क्या, 2 घंटा तुम्हारे यहाँ भी बैठेंगे, कम से कम चाय पानी वानी तो कराएंगे ना आप लोग। हालांकि वैश्य समाज की मीटिंग में हम जाते हैं, जब सभी समाजों के मुकाबले भाई मुझे ये कहना चाहिए कि हालांकि वो लोग वर्ण व्यवस्था वाले नहीं, वो जाति वाले हैं, वो लोग बढ़िया बढ़िया खिलाते हैं, ब्राह्मण लोग कम बढ़िया खिलाते हैं, वो लोग बस लड्डू पेड़ा चाय वाय करा देते हैं, ठीक है ना। तो ये ब्राह्मण समाज का भी हो गया, वैश्य समाज का भी हो गया, क्षत्रिय समाज का भी हो गया। अब बच जाता है हमारे पास शूद्र। तो शूद्र कैसा होगा? शूद्र विशुद्ध रूप से तामसिक है, अज्ञानी है, पढ़ाई लिखाई में मन लगता नहीं है ना। क्लास छोड़ करके बकिया सब कुछ करता है, क्लास में भी बैठ जाएगा तो बाल में से जू निकाल करके खाएगा। तो याद रखिएगा, कल को मुकदमा मत ठोंकिएगा मेरे ऊपर। मैं जाति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? वर्ण व्यवस्था पर बात कर रहा हूं, ठीक है ना। और ये भी मान करके चलिए कि प्रत्येक मनुष्य में कोई न कोई गुण अवश्य रहता है, बल्कि मैं उल्टा अगर कहूं तो प्रत्येक मनुष्य में तीनों गुण अवश्य होते हैं, कुछ कम कुछ ज्यादा रहते हैं। एकदम से तीनों गुणों का संतुलन नहीं बनाया जा सकता। अगर तीनों गुण संतुलन में आ गए साहब इस दुनिया में, तो प्रलय हो जाएगी, सब कुछ समाप्त हो, कोई कम तो कोई ज्यादा। हाँ, प्रयास हमारा होना चाहिए। एक गाना बहुत पहले बना था, बहुत खूबसूरत गाना था कि ये दुनिया पीतल दी, मैं बेबी डॉल हूं सोने दी। बहुत आध्यात्मिक गाना है ये, आध्यात्म की उच्च अनुभूतियों से भरा हुआ गाना है। ये दुनिया पीतल दी और मैं बेबी डॉल हूं सोने दी। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये दुनिया जो है, इस दुनिया के पीछे हम सुबह से शाम, दिन से लेकर के रात तक मरते फिरते हैं। यह दुनिया मिथ्या है, ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्याम जीवो ब्रह्मैव नापरः। तो ये जिसको हम वस्तुतः स्वर्ण कंचन समझ करके जिसका हम पीछा कर रहे हैं, जिसमें हम लटपटाए हुए हैं, हम लोगों की चमड़ी से प्रेम करते हैं, वह दुनिया नहीं है। जिसने इस दुनिया को समझा वही कह सकता है ये दुनिया पीतल दी। और ये जो मनुष्य का आंतरिक गुण है, जो आत्म तत्व है, इसे हिरण्यगर्भा शब्द कहा गया। हमारे शास्त्रों में बार बार इसको, आत्म तत्व को स्वर्णिम बताया गया है, सोने का बताया गया है। बार बार कैसा बताया गया है? स्वर्णिम बताया गया है, सोने का बताया गया है। तो यह आत्म तत्व कैसा है? सोने का है। तो इसीलिए कहते हैं कि मैं बेबी डॉल हूं सोने दी। जो मेरा आत्म तत्व है वह स्वर्णिम है, परंतु हमने उस सोने की उपेक्षा करके हमने पकड़ किसको लिया है? पीतल को। यही तो किया है ना।
हम्म? कभी किसी ने गाना गाया था कि रेलिया बैरन रे हमार पिया लिए जाए रे। मेरे पिया को जो है रेल बैरन बनी है, वह लेकर के जा रही। पिया मतलब वही आत्म तत्व, और रेल का मतलब यही सत रम रज और तम गुणों की रेल चल रही, और हमारा वह पिया हमसे छूटता जा रहा है इसी रेला में। फिर यहां पर जो है अगला चरण आप जो है आकर के देखिएगा, तो ये तीनों गुण का ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि इस जो है व्यक्तित्व में भी हमेशा जो है उथल पुथल मचा रहता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनमें कि सत्व गुण प्रधान होता है, कुछ लोग होते हैं जिनमें रज गुण प्रधान होता है, और कुछ लोग होते हैं जिनमें कि तम गुण प्रधान होता है। पर मैं एक बार फिर से इस बात को स्पष्ट करूं कि सत, रज और तम ये तीनों गुण न्यूनाधिक मात्रा में ही सही, पर पाए अवश्य जाते हैं। सत, रज और तम। क्लियर है आप लोगों को? Yes. अब जिनमें सत्व गुण की प्रधानता होगी वह ब्राह्मण है, जिनमें रज गुण की प्रधानता होगी वह क्षत्रिय है, जिसमें रज और तम गुण मिले जुले रूप में ज्यादा होंगे, हालांकि ऐसा नहीं है कि इनमें सत्व गुण नहीं होगा लेकिन बहुत न्यून मात्रा में होगा, वह वैश्य होंगे। और जिनमें तम गुण ही सर्व प्रधान हो जाएंगे वह क्या हो जाएगा? वह है Good. शूद्र। क्लियर है ये बात? आगे लिखिए जरा। ऋग्वेद के प्रारंभिक सूत्रों में, ऋग्वेद के प्रारंभिक सूत्रों में केवल दो गुणों का, केवल दो वर्णों का उल्लेख है। कौन कौन से दो वर्ण हैं? आर्य और अनार्य। आप इसको जो है देव दानव भी कह सकते। जब मैंने इसको रंग के आधार पर बताया था तो इसे मैंने श्वेत कहा था, और इसे जो है मैंने अश्वेत कहा था। पिछली क्लास में हम लोगों ने इसका जिक्र किया है। तो श्वेत Yes. और अश्वेत का जिक्र मैंने यहां पर किया हुआ था, ठीक है। लेकिन आगे चल करके आप अनार्य के लिए कई जगह पर दास वर्ण भी प्रयोग हुआ है। ये पहले भी जब ऋग्वेद हम लोग पढ़ रहे थे तो दास शब्द को जो है हमने वहां पर देखा था, ठीक है। तो कालां फिर जो है आगे चल करके तीन वर्ण बने, दो वर्ण के बाद तीन वर्ण बने। तीन वर्ण कौन कौन से बने? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बने। परंतु अब ये जो डिवीजन है पूर्णतया कर्म आधारित बना।
पूरी तरह से किस चीज पर आधारित हुआ था ये कर्म आधारित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बना। अब इनमें से ब्राह्मण का काम क्या था? इनका काम था यज्ञ, अध्ययन, अध्यापन आदि। क्षत्रिय का कार्य क्या था? राज्य, रक्षा या शासन आदि। और तीसरा जो है यह वैश्य था। कृषि, क्योंकि जो प्रारंभिक वैदिक काल है उसमें पशुपालन महत्वपूर्ण था। हालांकि उसी समय में पशुपालन धीरे धीरे कम होता चला गया और कृषि बढ़ता गया। कृषि, पशुपालन और तीसरा जो है अगर हम इसमें उठा करके देखें तो व्यापार, ये इनका काम था। शूद्र नहीं आया है। कालांतर में शूद्र चौथा वर्ण बना। हालांकि धीरे धीरे समाज का बड़ा वर्ण इसी में डाला गया, तो ये शूद्र जो है ये बाद में जोड़ा गया और इसका काम था अन्यों की सेवा। अब चलिए हम लोग नया टॉपिक उठाएंगे। ये पूरा यहां तक क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट? नहीं? एक बार पूरा पढ़ करके देख लीजिए कि कहीं पर किसी का प्रश्न बनता हो। पूरा जो है पढ़ करके देख लीजिए, प्रश्न बनता हो। नहीं तो हम वर्ण व्यवस्था के विकास पर चर्चा करेंगे। किस चीज पर चर्चा करेंगे हम? वर्ण व्यवस्था के विकास पर। पढ़ के देखिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं आपको।
तो कोई प्रश्न आया आप लोगों के मन में? ये तो हम लोग अगले टॉपिक की तरफ मूव कर जाएं। जी सर। संदीप बेटा एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ करके देखो। कुछ आया? जो पहले 2 वर्ण विभाजित थे तो उसके बाद तीसरे वर्ण जो है अनार्य में से विभाजित हैं। तीसरा वर्ण अनार्य जो से 3 वर्ण आर्य और अनार्य की कल्पना धीरे धीरे समाप्त ही हो गई। ठीक है ना? अनार्य फिर उन लोगों को कहा जाने लगा कि जो उस समय के शासक वर्ग या उत्तर भारत से अलग जो लोग थे उनको समय के साथ धीरे धीरे अनार्य कहा गया है। हालांकि बहुत सारे इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि उत्तर भारत में आर्य बसे थे और दक्षिण भारत के लोगों को अनार्य कहा गया है, लेकिन यह गलत परंपरा है। प्रारंभिक दौर में अगर आज भी देखिए तो आर्य शब्द से ही दक्षिण भारत में जो अय्यर वगैरह हैं, ये तमाम जो है अय्यर, एनार, ये जो शब्द जो है दक्षिण भारत में मिलते हैं वो आर्य शब्द का ही जो है बदला हुआ स्वरूप है। लेकिन जैसे जैसे कालक्रम आगे बढ़ा तो उत्तर भारत के लोगों को पूरी तरह से आर्य माना गया और जो लोग आर्य परंपरा में विश्वास नहीं करते थे उनको अनार्य माना गया है। तो बहुत सारी किताबों में हम अगर जाते हैं तो वो ये गड़बड़ी कर जाते हैं कि वे सिर्फ उत्तर भारत में बसने वालों को ही आर्य मानते हैं और जो लोग केवल ये मानते हैं कि उत्तर भारत में आर्य बसे थे वे ये भी मानने लगते हैं कि आर्य बाहर से आए थे और भारत पर आक्रमण किए और यहाँ के क्षेत्र को जीत करके जो जीते हुए लोग थे यानी कि जिनको उन्होंने हराया था तो हारे हुए लोगों को वे अनार्य कहे और जो जीते हुए लोग थे वो आर्य कहलाए। ऐसा भी मानने वालों की संख्या है, लेकिन यह पूरी तरह से बहुत 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 गलत परंपरा है। इसका कोई भी लॉजिक, कोई भी तर्क नहीं है। लेकिन जब समय धीरे धीरे बीता तो आर्य और अनार्य की परंपरा में बदलाव देखने को मिला। ठीक है ना? जी सर। तो शूद्र कौन बने? शूद्र वे बने जो पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल दूर रहते थे, नियम संयम का पालन नहीं करते थे, जो लोग जो व्यवस्था बनाई गई थी उस व्यवस्था को नहीं मानते थे, तो धीरे धीरे उनको शूद्र कहा गया। ठीक है? तो ये अनार्य से नहीं टूटे, शूद्र भी आर्य ही थे। ठीक है? लेकिन और जब समय आगे बढ़ा तो जितने अनार्य थे उन सबको भी शूद्र कह दिया गया। ठीक है? तो शूद्र आर्य अनार्य दोनों होते थे। ठीक है, चलिए लिखिए वर्ण व्यवस्था का विकास। यहां तक कि शुरुआती दौर में वैश्यों की स्थिति भी लगभग लगभग शूद्रों जैसी ही थी।
ठीक है ना, लिखिएगा इसमें। ऋग्वेद के प्रारंभिक सूत्रों में, ऋग्वेद के प्रारंभिक सूत्रों में, ये अभी मैंने आप लोग को बताया है, कितने वर्ण मिलते हैं? 2। हम 3 का जिक्र करते हैं, है ना। वो जब एकदम शुरुआत में मिले तो उन्हें जो आर्य अनार्य मिले थे प्रीति, उन्हें आज के संदर्भ में वर्ण शब्द नहीं बोला जाता है। आज भी जिन्हें आप वर्ण बोलते हैं वे कौन कौन से कहलाते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। तो यही 3 मिलते हैं। तो 3 वर्ण थे। 3 वर्ण कौन कौन से थे? नाम बताइए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। क्षत्रिय और वैश्य थे। व्यापारी वर्ग वैश्य में आएगा ना सर? हाँ, 3 व्यापारी, कृषि और पशुपालन, जिनका काम ही था पैसा कमाना। इस समय विभिन्न वर्णों के व्यवसाय, इस समय विभिन्न वर्णों के व्यवसाय, खान पान, विवाह आदि पर कोई प्रतिबंध नहीं था। इनमें कोई मतलब कि एक दूसरे के साथ बैठना, खाना पीना सब चलता था। एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण का व्यवसाय अपना सकता था। एक ही परिवार में के लोग भिन्न भिन्न वर्ण के हो सकते थे। इस पर भी कोई रोक नहीं थी। ऋग्वेद में एक स्थान पर एक ऋषि कहते हैं कि, ये कोटेशन के तौर पर रखिएगा, मेंस की राइटिंग में आपके काम आ सकती है। ऋग्वेद में एक स्थान पर एक ऋषि कहते हैं कि
एक ऋषि कहते हैं कि मैं कवि हूं, मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं, और मेरी माता अन्न पीसने का काम करती हैं। और मेरी माता अन्न पीसने का काम करती हैं, और हम तीनों ही धन की कामना करते हैं। और हम तीनों ही धन की कामना करते हैं। यानी कि सामान्य जाति व्यवस्था में क्या होती है कि पिता का ही कर्म बेटे का कर्म होता था, लेकिन यहां पर पिता का कर्म और बेटे का कर्म भिन्न भिन्न है। अब अगर कर्म के आधार पर वर्ण तय किया जाए तो क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसका वर्ण कौन सा है? स्थिति नहीं सर। कोशिश करिए। नीतू, नीतू, संदीप, तुम कोशिश सर एक बार जी क्या पूछा? एक्चुअली मेरी बेटी रो रही थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा। माइक ऑफ कर दो। हाँ, प्रीति कुछ कह रही हो? सर जी, ऋषि ने जो कहा है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है, माता अन्न पीसने का काम करती है, तो और इनका उद्देश्य एक ही है, धन कमाना। तो सर ये वैश्य वर्ण में आ जाएंगे? अब देखो, कवि अध्ययन अध्यापन से संबंधित है, तो कवि को हमें सामान्यतः ब्राह्मण बनना रखना चाहिए, वैद्य को भी ब्राह्मण मानना चाहिए, और अन्न पीसने का कार्य व्यवसायिक कार्य है, इसलिए इसको हमें जो है वैश्य वर्ग में रखना चाहिए। हालांकि आज के जो कवि होते हैं, एक तो चाटुकार होते हैं, अनामिका यंबर जैसी लोग जो सरकारी कवि हैं, इनको तो शूद्र मानना चाहिए। अब देखिए, कवि को भी आप गुण और धर्म के आधार से बताइए तो अनामिका अंबर किधर जाएंगी? शूद्र हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि सरकार की चाटुकार हैं। वहीं पर नेहा सिंह राठौर को क्षत्रिय मान लेना चाहिए, क्योंकि सरकार से बगावत करके समाज की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा का कार्य कर रही हैं। तो वहीं पर कुमार विश्वास जैसे लोग, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है, तो इनको किस श्रेणी में रखेंगे आप? या हरिवंश राय बच्चन जो मधुशाला वाले हैं, ये लोग व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, वैश्य वर्ग के हैं। तो कवि सिर्फ कह देने भर से जो है, आज की तारीख में तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस वर्ण में जाएगा। मैंने 3 अलग अलग कवियों के नाम लिए आज के दौर के। अनामिका यंबर शूद्र हैं, नेहा सिंह राठौर काबा, यूपी में काबा, बिहार में काबा, है ना, और तमाम कोचिंग इंडस्ट्री में काबा, पैसा का लूट बा, रिजल्ट का झूठ बा, पढ़ावे के बदे फर्जी मास्टर बा, और बतावा कोचिंग इंडस्ट्री में काबा।
यही सब तो चल रहा है ना। तो ये कोचिंग इंडस्ट्री में क्या बा, मतलब बिहार में क्या बा, यूपी में क्या बा। नेहा सिंह राठौर जब वो तमाम प्रश्न करती हैं तो वो बड़े हिम्मत का प्रश्न है, वो क्षत्रिय वर्ग में आती हैं। और आप कुमार विश्वास जैसे लोगों को ले लीजिए, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, तो वो कहाँ पर चले जाएंगे, वैश्य वर्ग में। ए संदीप का बाबू बुझे में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। ये नमवा सब सुने तीनों लोग का यार, अनामिका अंबर का। अनामिका अंबर का तो कविता तभी याद नहीं आता क्योंकि चाटुका टाइप की है ना, सरकारी कवि है, तो समझ में ही नहीं आता है कि कविता कहती है कि खाली बैठ के भाषण पढ़ती है। बूझ रहे हो तुम? अरे मुस्कुराते बहुत जानदार हो जी एकदम। फिल्म इंडस्ट्री में चले जाओ तो कमाल कर दोगे। वैसा ना कि कल बोरिया बिस्तर बांट के मुंबई पहुंच जाओ सीधे हैं। तो ये तीन कवि सामान्यतः ब्राह्मण वर्ग में आना चाहिए, वैद्य भी ब्राह्मण वर्ग में आना चाहिए। अब ऋग्वेद को अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो शुरुआती जो प्रार्थनाएं हैं वे प्रार्थनाएं भौतिक सुख समृद्धि को लेकर के ही की गई हैं। तो कई बार कहते हैं कि लोग भगवान के सामने जाइएगा तो कुछ मांगिएगा नहीं। अरे काहे नहीं मांगू, भगवान से नहीं मांगेंगे तो भैया किससे मांगेंगे हैं। कल एक स्टूडेंट का मेरे फोन आया, कहा सर हम बहुत परेशान, 2 महीना का महिंद्रा कोचिंग ने जो है हमको सैलरी नहीं दी, अक्टूबर नवंबर महीना की सैलरी नहीं मिली। हम तो सोचे थे दिसंबर जनवरी महीने में नहीं है क्या उसके लिए। सोचिए किस कदर मजबूर। महिंद्रा बहुत बड़ी कोचिंग है, कहे कि नहीं साहब। तो अब कह रहे कि सर हम उनसे पैसा मांग रहे हैं। तो मुझे यही समझ में आता है कि जा करके अपने बॉस से पैसा मांगो, इनसे पैसा मांगो, उनसे पैसा मांगो, इसके बजाय जो है हम तो सही कहते हैं सीधे बजरंग बली से मांगो, उन्हीं से मांग लो, काम चल जाएगा। तो ऋग्वेद की शुरुआती जो सुख आप उठा करके देखेंगे, सूत्र देखेंगे, भौतिक सुख समृद्धि की कामना की गई है। इसीलिए ये तीनों धन की लालसा करते। लेकिन पिता पुत्र एक वर्ण के हैं, माता अलग वर्ण। ठीक है, आगे लिखिए। सर आपने बताया था वैश्य है वो उन्हीं का उद्देश्य है धन कमाना। हम धीरे धीरे जो बाद में आई, ये कब का हम बता रहे हैं, ये प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल जब हम बता रहे तो सबका जी बेसिस बता रहे हैं ओवरऑल। बाद में धीरे धीरे व्यवस्था में परिवर्तन आता है ना जी। लिखिए, अंतर जातीय विवाहों पर भी ऋग्वैदिक काल में कोई प्रतिबंध नहीं था। अंतर जातीय विवाहों पर भी ऋग्वैदिक काल में कोई प्रतिबंध नहीं था। आगे लिखें। ऋग्वैदिक समाज की वर्ण व्यवस्था वर्ण व्यवस्था
उदार और उन्मुक्त थी। उदार और उन्मुक्त थी। उत्तर, पैरा चेंज करके लिखिएगा, उत्तर वैदिक काल के आते आते तक उत्तर वैदिक काल के आते आते तक चारों वर्णों की चारों वर्णों की स्पष्ट स्थापना हुई। स्पष्ट स्थापना हुई। वर्णों के मध्य भेदभाव होने लगा। वर्णों की पहचान के लिए अलग अलग यज्ञोपवीत व्यवस्था हुई। ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च माना गया। ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च माना गया, देवता तुल्य माना गया। देवता तुल्य माना गया। समस्त धार्मिक क्रियाओं का नियंता माना गया। नियंता मतलब कराने वाला।
आगे लिखेगा, राजा का पुरोहित माना गया, दूसरा या इसे लिखिए, वर्ण व्यवस्था के सोपान क्रम में, मतलब सोपान क्रम का मतलब ऊपर से नीचे में, हायरार्की में, वर्ण व्यवस्था के सोपान क्रम में दूसरा स्थान क्षत्रियों का था। क्षत्रिय वर्ण का था, जिसका कार्य युद्ध, रक्षा, शासन आदि था। क्षत्रिय का कार्य क्या है? वर्ण व्यवस्था में दूसरा स्थान, वर्ण व्यवस्था में दूसरा स्थान, कार्य क्या है? युद्ध, रक्षा, शासन आदि। परंतु कुछ क्षत्रिय राजा उच्च कोटि के विद्वान और दार्शनिक भी हुए हैं। जैसे राजा जनक, सोपान क्रम में तीसरा वर्ण वैश्य का था। मुख्य कार्य कृषि, पशुपालन और व्यवसाय। यज्ञ आदि क्रियाओं में सहयोग भी, यानी कि पैसे आदि से, यज्ञ आदि
क्रियाओं में सहयोग। छांदोग्य उपनिषद तथा शतपथ ब्राह्मण में छांदोग्य उपनिषद छांदोग्य उपनिषद तथा शतपथ ब्राह्मण में तीनों वर्णों के बीच सहयोग की कामना की गई है। सहयोग की कामना की गई। चौथा वर्ण शूद्रों का माना गया है। शूद्रों का माना गया है। तो शूद्र क्या है? तीनों वर्णों के सेवक। इसीलिए मैं हमेशा से कहता हूं कि राजनेता क्या है? राजनेता आज की तारीख में शूद्र हैं। तो ये हैं। साथ ही धार्मिक क्रियाओं के लिए अयोग्य। धार्मिक क्रियाओं के लिए अयोग्य माना गया है। शूद्रों की स्थिति उतनी निम्न नहीं थी जितनी कि सूत्रों और स्मृतियों के काल में हो गई। शूद्रों की स्थिति उतनी निम्न नहीं थी जितनी कि सूत्रों और स्मृतियों के काल में हो गई। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। कुछ ग्रंथों में
शूद्रों के साथ भी अन्य वर्णों के अंतरजातीय विवाह का उल्लेख मिलता है। फिर आवाज नहीं आ रही। कुछ ग्रंथों में, अभी आ रही आवाज मेरी? आवाज आ रही है? हाँ नाम बताइए। संदीप, जी सर। आवाज आ रही है? प्रीति, तुम पापी हो। कुछ आवाज नहीं। अब आ गई? प्रीति को लिखो कि वह अपना फोन बंद करके, सब बंद करेगी, फिर से ऑन करेगी तो आ जाएगी। तो हम लोग 1 मिनट वेट कर लें कि शायद वो आ जाए। ठीक है, अब आवाज आ रही है प्रीति? जी सर। हाँ, सर यहाँ से कि उतनी निम्न नहीं थी जितनी कि सूत्रों और स्मृतियों के काल में थी। हाँ, आगे लिखिए कि और शूद्रों के साथ अन्य वर्णों के अंतरजातीय विवाह का भी उल्लेख मिलता है। कुछ ऋषि शूद्र कन्याओं से ही उत्पन्न हुए। कुछ ऋषि शूद्र कन्याओं से ही उत्पन्न हुए। इसमें जरा लिखिएगा। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल के आते आते यद्यपि की वर्ण व्यवस्था में जटिलता और कठोरता आने लगी थी, फिर भी
अभी भी इसमें उदारता के तत्व मौजूद थे, फिर भी इसमें उदारता के तत्व मौजूद थे। तो ये हम लोगों ने कंक्लूड कर दिया कि स्मृतियों के समय में क्या हुआ था। ये याद रखिएगा कि इतिहास के अलावा अलावा भारतीय समाज, सामाजिक न्याय, निबंध आदि जगहों पर भी यह काफी महत्वपूर्ण है। अब अगली हेडिंग हम लोग बनाएंगे सूत्र काल में वर्ण व्यवस्था। सूत्र काल का समय कितना है? 600 BC से 300 BC। ठीक है। वर्ण व्यवस्था को सुनिश्चित आधार दिया गया। प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य का निर्धारण हुआ। प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य का निर्धारण हुआ। राजा का यह धर्म था वर्ण धर्म की रक्षा करे। वर्ण का आधार अब कर्म नहीं रह गया, बल्कि जन्म होने लगा, यानी कि जाति व्यवस्था का प्रारंभ। ठीक है। ऊंच नीच की भावना का विकास।
ऊंच नीच की भावना का विकास, विभिन्न वर्णों के लिए अलग अलग दंड व्यवस्था। मैं इसको एक कहानी के जरिए आपको समझाता हूँ कि ये जो कहा जाता है कि विभिन्न वर्णों के लिए अलग अलग दंड व्यवस्था की गई थी, ये इसका वास्तविक मतलब क्या है। एक बार हुआ क्या कि महाभारत में ऐसा उल्लेख आता है कि जब पांडव और कौरव द्रोणाचार्य के पास से अपनी शिक्षा समाप्त करके आते हैं तो दरबार लगा होता है और ये प्रश्न होता है कि किसको युवराज घोषित किया जाए, क्योंकि राजा का ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते दुर्योधन का हक बनता था। परंतु धृतराष्ट्र स्वयं जो है राजा नहीं थे, बल्कि वह जो है पांडु के जो है प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करते थे। इसलिए और चूंकि पांडु की मृत्यु हो चुकी है तो इसलिए राजवंश पर जो है उस परिवार का ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते जो है युधिष्ठिर का हक था। तो समस्या थोड़ी जटिल, थोड़ी विकट थी। इसलिए इस प्रश्न के समाधान के लिए यह कहा गया कि दोनों के गुणों की परख कर ली जाए। तो उसी समय जो है 4 लोगों के ऊपर किसी व्यक्ति की हत्या करने का आरोप था। 4 लोगों ने मिलकर के किसी व्यक्ति की हत्या की थी, इस आरोप में मुकदमा चल रहा था। तो जब ये कहा गया कि इसका जो है दंड विधान के अनुसार इनको जो है क्या जो है सजा दी जाए, किस प्रकार से न्याय होगा, तो पहले दुर्योधन को मौका मिलता है और दुर्योधन कहता है कि इसमें सोचना क्या है। कुरुवंश का यह विधान रहा है कि मृत्यु के लिए मृत्यु दंड दे दिया जाना चाहिए, इस पर सोच विचार नहीं करने की आवश्यकता है और 4 के चारों को मृत्यु दंड दिया जाए। परंतु जब युधिष्ठिर के पास आता है तो युधिष्ठिर कहते हैं कि हमको जो है ये विचार करना होगा कि किन परिस्थितियों में यह जो है अपराध हुआ है, क्योंकि ब्राह्मण का काम ही है कि वह समाज की नैतिक व्यवस्था को उचित बनाए रखे, लोगों को शिक्षा दे और समाज को सही पथ पर ले जाए। और ऐसे में एक उच्च अध्ययन प्राप्त व्यक्ति अगर हत्या करता है तो उसका अपराध बहुत गंभीर श्रेणी का है। इसलिए उसको जो है आप 64 वर्ष की सजा दीजिए, उसे जो है जेल में रखिए, कारावास में रखिए। परंतु उसके मुकाबले क्षत्रिय जो है कम पढ़ा लिखा होता है और लेकिन उसका काम है कि वह लोगों की रक्षा करे। अगर वह स्वयं ही हत्या करने लग रहा है तो फिर यह अपराध भी बहुत बड़ा बन जाता है, लेकिन उसे ब्राह्मण के मुकाबले कम दंड मिलना चाहिए, तो उसे 32 वर्ष का दीजिए। वैश्य जिसका काम समाज में संतुलन बनाए रखना है, लोगों का भरण पोषण करना है, वह हत्या कर रहा है तो वह ब्राह्मण क्षत्रिय के मुकाबले कम अपराधी तो है, लेकिन अपराध उसने भी किया, इसलिए उसे 16 साल की सजा दी जाए। और उसके मुकाबले जो शूद्र है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको की नैतिकता का ज्ञान नहीं है, वह लोगों की संगत में आकर के गलत काम किया है लेकिन अपराध हुआ है, इसलिए उसे भी दंड मिलना चाहिए और उसे 8 वर्ष की सजा मिलनी चाहिए। तो इस तरह से अलग अलग वर्ण के लोगों के लिए अलग अलग दंड विधान हमको देखने को मिलता है। तो 64 भी मिलता है, 32 भी मिलता है, 16 भी मिलता है, 8 भी मिलता है। लेकिन अन्य कई जगहों पर हम ये देखते हैं कि ब्राह्मण को जो है दंड देने में इसका उल्टा भी मिलता है कि ब्राह्मण को कम दंड, क्षत्रिय को उससे थोड़ा ज्यादा, वैश्य को थोड़ा उससे ज्यादा और शूद्र को सबसे ज्यादा दंड। तो उल्टा क्रम भी देखने को मिलता है, यानी कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार दंड जो है कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट बढ़ाइए इसमें। ब्राह्मणों के अधिकार बढ़ गए तथा शूद्रों के अधिकार लगभग छीन लिए गए। वशिष्ठ धर्म सूत्र में
वशिष्ठ धर्म सूत्र में शूद्र को शमशान के समान अपवित्र माना गया है। शमशान के समान अपवित्र माना गया है। शूद्र विद्या, या आप थोड़ा सरल भाषा में लिखिए, अध्ययन और संस्कारों से वंचित कर दिया गया। गौतम धर्म सूत्र में तमाम जो उस समय के विद्वान थे, ऋषि विद्वान, उन लोगों ने अपने अपने हिसाब से सामाजिक और धार्मिक नियम को तय किए थे। यही धर्म सूत्र कहलाते हैं। ठीक है। गौतम धर्म सूत्र में वार्ता को शूद्र का वर्ण धर्म कहा गया है। ये कौन है? वार्ता मतलब किसका स्पीकर ऑन है? नीतू, वार्ता मतलब कृषि। तो कृषि को शूद्र का वर्ण धर्म बताया गया है। यानी कि कुछ हद तक जो है इनको कृषि का जो है काम करने की छूट दी गई थी। इसी काल में बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ। बौद्ध और जैन धर्म की विशिष्टता क्या रही है कि इन लोगों ने जन्म आधारित व्यवस्था का विरोध किया। जन्म आधारित व्यवस्था का विरोध किया। ठीक है, आगे लिखिएगा। क्षत्रियों तथा ब्राह्मणों की क्या कुछ गड़बड़ हो गया? बोर्ड नहीं दिख रहा है? सब बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा। पहले वीडियो स्टक हो गई थी। अब बोर्ड दिखने लगेगा आपको? जी। क्षत्रियों तथा ब्राह्मणों की स्थिति में
ओमान साहब, इस सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। ठीक है ना। बौद्ध साहित्य के अनुसार क्षत्रिय ब्राह्मण से श्रेष्ठ, क्योंकि यही जो क्षत्रिय हैं यही बौद्ध धर्म को संरक्षण देंगे, यही पैसा देंगे, वैश्य धर्म वाले पैसा देंगे, जबकि ब्राह्मण धर्म वाले अपना पोथी खोल करके आएंगे, कहेंगे कि नहीं हम तुम्हारी बात से सहमत नहीं है। तो ब्राह्मण बौद्ध धर्म का विरोध करता है और क्षत्रिय और वैश्य उसको संरक्षण और पैसा दे रहे थे। इसलिए इन लोगों ने ब्राह्मणों को नीचा दिखाने का काम किया और क्षत्रियों और वैश्यों को ये लोग ऊपर लाने की। क्लियर है ये बात? यस जी सर। ठीक है ना। तो देखिए लॉजिक है हर एक जगह, इतिहास में भी लॉजिक बना रहता है। बहुत सारे लोग इतिहास को सिर्फ रटने की कोशिश करते हैं, तो रटेंगे तो कितना रटेंगे। ठीक है। वैश्यों के पास अतुल संपत्ति आई, क्योंकि अब इनके काम को सराहे जाने लगा, व्यापार बढ़ा, इस बीच में अतुल संपत्ति संचित हुई। ठीक है। तो जब इनके पास संपत्ति ज्यादा आई तो ये अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए ज्यादा, मतलब अपनी जो सामाजिक प्रतिष्ठा उसमें वृद्धि के लिए प्रयास किए, और पैसा होने के कारण इनकी जो है स्थिति में सुधार आया भी। लेकिन शूद्रों की निम्नतर स्थिति बनी रही। ठीक है। तो शूद्रों की निम्नतर स्थिति बनी रही। और क्या हुआ इनके साथ कि सभी अधिकारों एवं सुविधाओं से वंचित रहे। वंचित रहे। अब महाकाव्य काल ले लीजिए। अगला हम कौन सा काल लेंगे?